अरे ये प्राइज सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप पढ़ना शुरू करो। कम से कम 10 बच्चे 15 बच्चे भी पढ़े ना तो मेरा तो काम हो गया, है ना। बस चलो भाई, आजा बच्चा। तू ही लास्ट में आया ना, जो लास्ट में आया उसी का ड्यूटी है भाई। अब वो लास्ट आया ना, वो खोलेगा बंद कर देगा। हाँ भाई, अब आप देखो जीव समष्टि से क्या चालू है ना। अच्छा, हम जीव समष्टि से एक ही टॉपिक अपना बाकी रह गया था। जीव समष्टि वाला चैप्टर है और उसी में एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक अपना इसमें रह गया है और वो है अजैविक कारक, है ना। अजैविक कारक। अभी पेन डाउन रखना भाई, पहले समझ लेना इसको थोड़ा सा। अजैविक कारक कौन कौन से हैं बताओ, कितने अजैविक कारक हैं? 4। पहला बोलो तापमान, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश, चौथा मृदा। अजैविक कारक, अबायोटिक फैक्टर, 4 अजैविक कारक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारक कौन सा होता है? तापमान। क्योंकि तापमान के आधार पर ही कोई जीव कैसे पाया जाता है ये डिपेंड करता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में ही पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है हिम चीते, हिम चीते देखे भी तो नहीं होंगे आपने। यस, वो तो मुझे पता ही है। हिम चीते स्नो लेपर्ड जो होते हैं, ये देखो, ये ठंडे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब बहुत बढ़िया बात है। स्नो लेपर्ड्स, यस, ये हिम चीते हैं और ये जाके केरल में ढूंढता है। और ये स्नो लेपर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, स्नो लेपर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। केरल का तापमान क्या होता है? ज्यादा। और केरल में जाके अगर स्नो लेपर्ड्स ढूंढेंगे तो मिलेंगे क्या बताओ? नहीं, क्योंकि हिम चीते कहाँ पर पाए जाते हैं? बर्फीली जगह पर। हिम चीते यानी कि ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। हिम चीते ठंडी जगह पर पाए जाते हैं, केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। तो तापमान के आधार पर ही प्राणी पाए जाते हैं। वैसे ही ये लड़की आम के पेड़ ढूंढ रही है, कनाडा गई है, जर्मनी गई है और इसको आम खाने, अब बोल रही है आम के पेड़ कहीं दिख नहीं रहे, आम के पेड़। अरे भाई कौन सी जगह आ गई हूँ? कनाडा और जर्मनी में आम के पेड़ ही नहीं है यहाँ पे। अरे आम के पेड़ को उगाने के लिए अधिक तापमान चाहिए, गर्मी चाहिए। तो भाई वहां पे तो गर्मी का है, वहां पे तो ठंड है, बर्फ जमी हुई है। और वहां पे आम के पेड़ मिलेंगे क्या? इसीलिए कनाडा और जर्मनी में आम के पेड़ नहीं मिलते हैं और केरल के जंगलों में हिम चीते नहीं मिलते, क्योंकि तापमान के आधार पर ही प्राणी पाए जाते हैं, है ना। ट्यूना मछली शीतोष्ण क्षेत्र के आगे नहीं पाई जाती है क्योंकि उसको अधिक तापमान चाहिए होता है, तो ठंडे तापमान में वो नहीं रह सकती है। तो ट्यूना मछली शीतोष्ण क्षेत्र के आगे नहीं पाई जाती है। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते। आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी में नहीं पाए जाते हैं। मतलब तापमान के आधार पर ही कोई जीव जहां पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ऊंट कितना ज्यादा तापमान सहन कर सकता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हिम चीता 50 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है क्या? नहीं। तो ऊंट अधिक तापमान को सहन कर सकता है। तो वो प्राणी जो अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं उनको कहा जाता है यूरीथर्मल। क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल। और जो कम तापमान को सहन करते हैं उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। तो बताओ यूरीथर्मल कौन हो गया? ऊंट। और स्टेनोथर्मल कौन हो गया? हिम चीता, है ना। जो कम तापमान में रहते हैं। और पीछे लास्ट तीसरे नंबर पे बच्चे क्या दिक्कत है तुझे? हिम चीते कौन से तापमान को सहन करते हैं? अधिक तापमान को कि कम तापमान को? कम तापमान को। तो कम तापमान को सहन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? स्टेनोथर्मल। बोलो क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। अधिक तापमान को सहन करने वाले यूरीथर्मल। क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल को ही कहते हैं प्रथुता जापी। पहला नया नाम आया है, क्या बोलते हैं? प्रथुता जापी। बोलो क्या बोलते हैं? प्रथुता जापी। और स्टेनोथर्मल को बोलते हैं तनुतापी। क्या बोलते हैं? तनुतापी। तो अगर क्वेश्चन तनुतापी या प्रथुता जापी पे आए तो भी आसानी से कर सकते हो। तो बताओ ये तनुतापी है कि प्रथुता जापी है? ये कौन है? तनुतापी।
कम तापमान को सहन करने वाले तनुतापी, अधिक तापमान को सहन करने वाले प्रथुताजापी। ऊंट क्या हो गया बताओ? प्रथुताजापी। कंगारू चूहा क्या हो गया? प्रथुताजापी। पोलार बियर्स क्या हो गए? तनुतापी, है ना। और इन्हीं के इंग्लिश के नाम है यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। तो अपने को हिंदी के नाम टफ लगते हैं तो इंग्लिश के नाम याद रख सकते हैं। बताओ अजैविक कारक कितने हैं? बोलो 4। पहला बोलो क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। दूसरा बोलो क्या है? जल। क्या है? जल। तीसरा बोलो क्या है? प्रकाश। और चौथा क्या है? मृदा। कितने कारक हो गए? 4। यस, आप भी साथ में लिख ही लो। अजैविक कारक, अजैविक कारक 4 कारक है। और सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं तापमान, टेम्परेचर। बताओ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, है ना। जैव विविधता भी क्या होगी? कम। तापमान भी क्या होता है? कम। तो पहली बात तो ये लिख लेना इसमें, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। दूसरा, मैदान से पर्वतों की तरफ जाने पर बताओ तापमान बढ़ेगा कि कम होगा? मैदान से पर्वत की तरफ बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अमरनाथ, केदारनाथ सारी बर्फीली पहाड़ियां हैं। मैदान से पर्वतों की तरफ तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। पहला एग्जाम्पल याद रखना है इसका, आम के पेड़, आम के पेड़ कनाडा व जर्मनी में नहीं पाए जाते हैं। कनाडा व जर्मनी में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए अधिक तापमान चाहिए, गर्मी के मौसम में आते हैं इसीलिए आम। इसी तरह से हिम चीते, हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते, केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से ट्यूना मछली, ट्यूना मछली शीतोष्ण क्षेत्र के आगे, शीतोष्ण क्षेत्र के परे नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ट्यूना मछली शीतोष्ण क्षेत्र के परे नहीं पाई जाती है। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते और आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी में नहीं पाए जाते, क्योंकि तापमान के आधार पर ही कोई प्राणी वहां पर पाया जा सकता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है, मैदान से पर्वतों की तरफ जाने पर भी तापमान में क्या आती है? कमी आती है। यस, लिख लो, लिख लिया? एक बार इसको साथ साथ में ही लिखेंगे। सीमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते? अच्छा, कमेंट का। बेटा क्या कमेंट है? सीमेंट, सीमेंट लिखा है, अब तू लिखा क्या रहा है? यस, सीमेंट ही है ना ये? भाई सीमेंट नहीं, कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल देते हैं बच्चों, बिल्कुल देते हैं। बोल बच्चा, तेरे को क्या पूछना है? पूछ। लिख लिया? भाई तुम्हारी इंग्लिश ना मेरे समझ के परे है।
सबसे बड़ी, हाँ वही तो, बड़ी टफ इंग्लिश है। चलो भाई, न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं है बच्चा बलराम, बिल्कुल ये टॉपिक खत्म होने वाला है। जीव समष्टि का पुरानी एनसीईआरटी का कंटेंट रिमेनिंग था, बचा हुआ था, उसको पढ़ रहे। वही बात नहीं, आज बात नहीं, बात करने वाले भैया यहाँ बिठा दूंगी नीचे। ट्यूना मछली शीतोष्ण क्षेत्र के परे नहीं पाई जाती है, शीतोष्ण क्षेत्र के आगे ठंडा है, पानी है, बर्फ, तापमान कम हो गया तो वो आगे कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 60 डिग्री के ऊपर 70 डिग्री के ऊपर कभी मिलेगी, वो हमेशा पहले वाली जगह पर ही मिलेगी। 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री वाले तापमान का जो जल होगा वहीं पर ये मिलेगी। उसके आगे शीतोष्ण क्षेत्र के आगे कभी नहीं पाई जाती है ट्यूना मछली। यस, तो आम के पेड़ कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं बताओ? कनाडा और जर्मनी में, है ना। हिम चीते कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? केरल के जंगलों में। और ट्यूना मछली कहाँ नहीं पाई जाती है? शीतोष्ण क्षेत्र के आगे नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर तापमान को सहन करने के आधार पे देखें तो तापमान के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो। तापमान के आधार पर अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं। तापमान के आधार पर प्राणी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन से प्राणी है बताओ? यूरी थर्मल। बोलो क्या है? यूरी थर्मल। और दूसरे कौन से है बताओ? स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल को ही कहते हैं तनुतापी। बोलो क्या बोलते हैं? तनुतापी। और यूरी थर्मल को ही बोलते हैं प्रथुता जापी। क्या बोलते हैं? प्रथुता जापी। यूरी थर्मल को ही बोलते हैं प्रथुता जापी। यूरी थर्मल का मतलब होता है अधिक तापमान को सहन करने वाले प्राणी। अधिक तापमान को सहन करने वाले प्राणी, जो अधिक तापमान को सहन कर सकता है उसको क्या कहा जाता है? यूरी थर्मल। अधिक तापमान को सहन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? यूरी थर्मल। और जो कम तापमान को सहन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कम तापमान को सहने वाले प्राणी। कम तापमान को सहने वाले प्राणी, कम तापमान को सहने वाले प्राणी कहलाते हैं स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। अधिक तापमान में जो पाए जाते हैं वो यूरी थर्मल, कम तापमान में जो पाए जाते हैं वो स्टेनोथर्मल है। कम तापमान में पाए जाने वाली स्टेनोथर्मल। यस, आगे बढ़ो बिल्कुल बच्चों, यस समझ आ गई। ये इकोलॉजी में ही चल रहा है, ये बच्चों इकोलॉजी में ही चल रहा है। इंग्लिश भैया आपसे बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी जो इंग्लिश है ना वो खतरनाक है ना, गलत सलत इंग्लिश छाप रहे हो। चलो, तापमान के आधार पे प्राणी दो प्रकार के, एक यूरी थर्मल हो गया और एक स्टेनोथर्मल। तो पहला अजैविक कारक बिल्कुल समझ में आ जाता है, बहुत सिंपल सा है। अधिक तापमान में रहने वाले, जैसे ऊंट को क्या बोला जाएगा? जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ऊंट को क्या कहा जाएगा बताओ? यूरी थर्मल। और जैसे पोलार बियर्स को क्या कहा जाएगा बताओ? पोलार बियर या ध्रुवीय भालू जो है वो क्या कहलाता है बताओ? ध्रुवीय भालू को क्या कहा जाता है बताओ? स्टेनोथर्मल कहा जाता है। ध्रुवीय भालू स्टेनोथर्मल है ना। ध्रुवीय भालू क्या है बताओ? स्टेनोथर्मल है। और ऊंट क्या है बताओ? यूरी थर्मल है। राइट। अधिक तापमान में रहने वाले जीव कहलाते हैं यूरी थर्मल, और कम तापमान में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है बताओ? तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पे प्राणी पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा अजैविक कारक, दूसरा इंपॉर्टेंट अजैविक कारक कौन सा है? जल। जल के आधार पे प्राणी पाए जाते हैं कि कुछ प्राणी जो होते हैं वो लवणीय जल में होते हैं, कुछ प्राणी कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवणीय जल में। अब शार्क कहाँ पर पाई जाती है? समुद्र में। और यहाँ पे फतेह सागर झील में लाके डालेंगे तो शार्क तो बेचारी मर ही जाएगी।
है ना, यानी कि उनको परासरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो शार्क तो मर ही जाएगी। और अलवणीय मछलियों को, बेचारी लेवियो रोहिता को समुद्र में डाले तो वो मर जाएगी। मतलब बात समझ में आ रही है? कुछ जो भी जलीय प्राणी होते हैं, वो जल का पीएच कितना है, जल का रासायनिक संगठन कितना है, उसके आधार पर प्राणी पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें लवणता, है ना। लवणता, लवणता समझ में आता ही है। कुछ खारा पानी होता है और कुछ कौन सा होता है बताओ, मीठा पानी होता है। तो जल के अंदर लवणता कितनी होती है ये हमको पता होना चाहिए। तो प्रति 1000 भाग में लवणता को मापा गया है। किसमें मापा गया है बताओ? प्रति 1000 भाग में, पीपीटी में, पार्ट्स पर थाउजेंड में लवणता को मेजर किया गया है। तो जो स्वच्छ जलीय भाग होते हैं, नदी झील झरने होते हैं, उसमें लवणता 5 से कम होती है। कितनी होती है बताओ? 5 से कम। जो समुद्र होते हैं उसमें लवणता 30 से 35 होती है। कितनी होती है? 30 से 35 होती है। और जो अति लवणीय क्षेत्र होते हैं वहां पे लवणता 100 से भी अधिक होती है, 100 से भी अधिक होती है। तो लवणता कितनी कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। बताओ, अति लवणीय महासागर में लवणता कितनी होती है बताओ? 100 से अधिक। बोलो कितनी होती है? 100 से अधिक। समुद्र की कितनी होती है? 30 से 35। समुद्र की कितनी होती है? 30 से 35, है ना। और नदी झील झरनों की कितनी होती है? 5 से कम। 5 से कम। तो लवणता के आधार पे प्राणी पाए जाते हैं। अगर इनको उल्टा सीधा शिफ्ट कर देंगे कि 30-35 लवणता वाले को 5 से कम वाली लवणता के अंदर डाल देंगे, तो वो मछलियां क्या हो जाएगी बताओ? मर जाएगी। या कम लवणता वाली मछलियों को 100 जहां पे लवणता 100 से भी ज्यादा है वहां पे डाल देंगे, तो भी वो मछलियां क्या हो जाएगी बताओ? मर जाएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है बताओ? जल है। जल, ध्यान देना। अब वैसे ही उसी के आधार पर ध्यान देना, लवणता के आधार पर भी प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है यूरी हेलाइन। क्या कहा जाता है? यूरी हेलाइन। क्योंकि लवणता है इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? हेलाइन। यूरी हेलाइन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। जो अधिक लवणता को सहन कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? यूरी हेलाइन। और जो कम लवणता को सहन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्टेनो हेलाइन, है ना। स्टेनो हेलाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? तनु लवणी। क्या बोलेंगे? तनु लवणी। और यूरी हेलाइन को क्या बोलेंगे? प्रथु लवणी। क्या बोलेंगे? प्रथु लवणी। बात समझ में आ गया? तो बताओ, शार्क क्या है? प्रथु लवणी। और लेबियो रोहिता क्या है? लेबियो रोहिता क्या है? तनु लवणी। क्या है बोलो? तनु लवणी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद यहाँ तापमान के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारक है वो कौन सा है बताओ? जल, है ना। तो जल के अंदर जल का रासायनिक संगठन देखते हैं, जल का पीएच देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी बताओ? जल में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारक कौन सा हो गया बताओ? जल, है ना। और जल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? लवणता। क्या है बोलो? लवणता। और लवणता के आधार पर ही प्राणी पाए जाते हैं। जो अधिक लवणता को सहन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरी हेलाइन। जो कम लवणता को सहन करते हैं स्टेनो हेलाइन। यस, चलो लिखना, साथ साथ में लिखना शुरू करना। प्रथम जीव की उत्पत्ति, प्रथम जीव की उत्पत्ति, उत्पत्ति जल में ही हुई। जल में लवणता को, लवणता को प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में मापा जाता है। पीपीटी के रूप में मापा जाता है, पार्ट्स पर थाउजेंड के रूप में मापा जाता है। जैसे अंतःस्थलीय जल, अंतःस्थलीय जल मतलब नदी झील झरने तालाब का पानी। अंतःस्थलीय जल में लवणता, लवणता 5 से कम होती है। समुद्री जल में लवणता,
समुद्री जल में लवणता 30 से 35 होती है और अति लवणीय महासागर में लवणता 100 से अधिक होती है, 100 से अधिक होती है। लवणता के आधार पर प्राणी दो प्रकार के होते हैं। पहला है यूरी हेलाइन और दूसरा है स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन का मतलब तनु लवणी और यूरी हेलाइन का मतलब क्या हो गया बताओ? प्रथु लवणी। प्रथु लवणी का मतलब जो अधिक लवणता को सहन कर सकते हैं, जीव जो अधिक लवणता को सहन कर सकते हैं। और स्टेनोहेलाइन का मतलब जीव जो कम लवणता को सहन कर सकते हैं, तो प्रथु लवणी किसे कहते हैं और तनु लवणी किसे कहते हैं, यूरी हेलाइन किसे कहते हैं और स्टेनोहेलाइन किसे कहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूरी हेलाइन प्रथु लवणी, जीव जो अधिक लवणता को सहन कर सकते हैं उसको कहते हैं यूरी हेलाइन। जीव जो कम लवणता को सहन कर सकते हैं उसको कहते हैं स्टेनोहेलाइन। और लवणता कितनी कितनी होती है ये पूरी याद होना चाहिए। अंतःस्थलीय जल में लवणता 5 से कम, समुद्र में 3 से 35 और अति लवणीय महासागर के अंदर लवणता जो होती है वह 100 से अधिक होती है। तो लवणता कितनी होती है और लवणता का मापन किस में किया जाता है? पार्ट्स पर 1000 में किया जाता है, पीपीटी में किया जाता है। यस कंप्लीटेड। बताओ जल के बाद में तीसरा कारक कौन सा है? अजैविक कारक प्रकाश। किसी को प्रकाश पसंद है और किसी को छाया पसंद है। जैसे आप सभी को छाया पसंद है और इन सबको प्रकाश पसंद है। क्या छाया पसंद है क्या? नहीं, छाया थोड़ी। हमको तो संध्या पसंद है ना? हमको तो उषा पसंद है, सही है, निशा पसंद है। चलो संध्या चलेगी। हाँ तो भाई पौधे भी ऐसे ही होते हैं, किसी को छाया पसंद है और किसी को क्या पसंद है? प्रकाश। किसी को छाया किसी को प्रकाश पसंद है। तो आपको पता है मनी प्लांट को छाया पसंद है कि प्रकाश पसंद है? छाया। और नीम के पौधे को छाया पसंद है कि प्रकाश पसंद है? प्रकाश पसंद है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कुछ पौधे अधिक प्रकाश में उगते हैं, कुछ पौधे कम प्रकाश में उगते हैं। तो जो प्रकाश प्रिय होते हैं उनको कहा जाता है हीलियोफाइट्स। क्या कहा जाता है? हीलियोफाइट्स। कभी आपको प्रकाश पसंद आ जाए तो आपको अपने आप को क्या बोलना है? मैं हीलियोफाइट्स हूँ। बोलो क्या हो? मैं हीलियोफाइट्स। बोलो क्या हो? हीलियोफाइट्स। प्रकाश प्रिय पादप क्या कहलाते हैं? हीलियोफाइट्स।
और आप क्या हो? आप हो सीओफाइट्स। क्या हो? सीओफाइट्स। सीओफाइट्स का मतलब छाया प्रिय पादप। जो छाया में उगते हैं पादप उनको कहा जाता है सीओफाइट्स। जो प्रकाश में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हीलियोफाइट्स। लेकिन ध्यान देना, प्रकाश का मापन किया जाता है फोटोमीटर में। किसमें किया जाता है? फोटोमीटर। कुछ पौधे तो ऐसे हैं भैया, कुछ जीव तो ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य नामक कोई खगोलीय पिंड देखा ही नहीं है। तो बताओ वो अपना भोजन कब कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जो समुद्र में 500 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। बेंथोस तो है, लेकिन अपना भोजन कैसे बनाएंगे? उनमें ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, कहाँ से खाना बनाएंगे? तो वो कहलाते हैं विषम कोशी जंतु और मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आपके पूछा गया है, एक समुद्र के अंदर लाल शैवाल भी है, हरे शैवाल भी है, भूरे शैवाल भी है। तो बताओ सबसे अधिक गहराई पर कौन से शैवाल पाए जाते हैं? लाल, हरे या भूरे? तुक्के लगा रहे हो ना, है ना? हरे तो ऊपर ही होंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। भूरे भी नीचे नहीं हो सकते हैं। लाल शैवाल, क्योंकि लाल शैवाल जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है या सूर्य की स्पेक्ट्रम की जो अवरक्त किरणें होती है वहां नीचे तक पहुंचती है और उन किरणों से भी क्या बना लेता है? बताओ, भोजन बना लेता है। बाकी तो हम क्या बोल रहे हैं कि पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए क्या है? बताओ, हानिकारक है। सभी जीवों के लिए क्या है? बताओ, हानिकारक। लेकिन वो अगर गहराई में पहुंच जाए तो उन किरणों से भी ये क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं, लाल शैवाल। तो सबसे गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? लाल शैवाल, रेड एल्गी पाए जाते हैं। राइट? तो इसमें लिख लेंगे। तीसरा कारक जो है वो है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश को ही कहते हैं लाइट। लाइट में लिख लेंगे। प्रकाश का मापन, प्रकाश का मापन फोटोमीटर में करते हैं। फोटोमीटर, है ना? और कितनी कितनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आता है वो सब भी देखा जाता है। यहाँ पे दूसरा याद रखना, हीलियोफाइट्स किसे कहते हैं? हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का मतलब होता है प्रकाश प्रिय पादप। प्रकाश प्रिय पादप समझ में आ रहा है? अधिक प्रकाश में उगने वाले। प्रकाश प्रिय पादप मतलब अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में उगने वाले पादप। अधिक प्रकाश में उगने वाले पादप कहलाते हैं हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का एग्जाम्पल जैसे मीजोफाइट्स, समोद्भिद, जैसे नीम का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, सारे मीजोफाइट्स जो होते हैं वो क्या है? बताओ, हीलियोफाइट्स है। दूसरा याद रखना है अपने को, सीओफाइट्स। तो बॉयज सारे क्या है? बताओ, सीओफाइट्स। हालांकि मिलती नहीं है उनको छाया, वो बात अलग है, लेकिन ये क्या है? बताओ, छाया प्रिय है। छाया प्रिय पादप। और छाया प्रिय पादप, छाया में उगने वाले पादप। छाया में उगने वाले, छाया में ही रहते हो भाई पूरे दिन, है ना? पूरे दिन साथ ही रहती है छाया तो आपके। तो छाया में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सीओफाइट्स। जैसे एग्जांपल मनी प्लांट। मनी प्लांट सीओफाइट्स है, छाया प्रिय पादप है। तो छाया में उगने वाले पादप, छाया में, यस अमित आंसर सही दिया था, रेड एल्गी बिल्कुल सही। कुछ नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हीलियोफाइट्स, हाँ भाई फटाफट। हीलियोफाइट्स अधिक प्रकाश में उगने वाले पादप और सीओफाइट्स छाया में उगने वाले पादप जैसे मनी प्लांट। अब यहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल एज इट इज लिख पा रही हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समुद्र की, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले,
समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जीव जिन्हें सूर्य नामक खगोलीय पिंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूर्य नामक खगोलीय पिंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जीव जिन्हें सूर्य नामक खगोलीय पिंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? उनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्योंकि उनको हमने क्या बोला कि ऊर्जा का स्रोत क्या है बताओ? सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत क्या है बताओ? सूर्य है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। लेकिन इनको तो सूर्य के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उनमें ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? बोलो, मृत कार्बनिक पदार्थ है। बोलो क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ। आंसर लिखना इसका, मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थ। मरे हुए कार्बनिक पदार्थ से, क्योंकि ये विषम पोषी जीव होते हैं और कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं, तो मरे हुए पदार्थों से ही क्या बना लेते हैं बताओ? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं और वही उनमें ऊर्जा का स्रोत है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा के छोड़ दिया है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर नहीं दे रखा है। आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या है बताओ? मृत कार्बनिक पदार्थ है। अलग अलग गहराई पे जीव पाए जाते हैं। कहीं पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, कहीं पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, कहीं पे प्रकाश पहुंचता है, कहीं पे नहीं पहुंचता है। तो जहां पे नहीं पहुंचता है वो उनमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताओ? मृत कार्बनिक पदार्थ। दूसरा क्वेश्चन, एक समुद्र में लाल शैवाल है, नीले शैवाल है, हरे शैवाल है, सबसे अधिक गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो कौन से शैवाल पाए जाते हैं? लाल शैवाल। लिख लिया ये? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। बाकी है? किसका बाकी है? चलो जल्दी लिखो। यस, कंप्लीटेड। लिख लिया कि बाकी है? बाकी है। तुम पीछे कैसे रह गए भाई इतने? चलो भाई आंसर ही बता दो। छाया में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? अरे बोलो बच्चों, क्या कहलाते हैं? जियोफाइट्स। और अधिक प्रकाश में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हीलियोफाइट्स। अधिक लवणता में पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरी हेलाइन। क्या कहलाते हैं? यूरी हेलाइन। कम लवणता में पाए जाने वाले स्टेनो हेलाइन। अच्छा, अधिक तापमान में रहने वाले यूरी थर्मल और कम तापमान में रहने वाले स्टेनो थर्मल। राइट। चलो नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न लिखना है यहाँ पे। एक समुद्र में, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पीवाईक्यू है। एक समुद्र में लाल शैवाल, हरे शैवाल। एनसीईआरटी में भी सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे नहीं रखा है ना। लाल शैवाल, हरे शैवाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं। भूरे शैवाल पाए जाते हैं। सबसे अधिक गहराई पे, सबसे अधिक गहराई में, सबसे अधिक गहराई में कौन से शैवाल पाए जाएंगे? कौन से शैवाल होते हैं? सबसे अधिक गहराई में कौन से शैवाल होते हैं? लाल शैवाल, रेड एल्गी।
क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूवी किरणों, पराबैंगनी किरणें जो आती है उनको भी ये अवशोषित कर लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तो अवरक्त किरणों से भी और यूवी किरणों से भी अपना भोजन बनाने वाले कौन से शैवाल है? लाल शैवाल, रेड एल्गी। सबसे अधिक गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? लाल शैवाल। यस। और उसके बाद चौथा कारक जो आता है वो मृदा और पूरी सोइल केमिस्ट्री आप पढ़ते हो। मृदा के बारे में तो क्या बताऊं मैं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको मृदा के बारे में बताऊं। पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो आप मृदा। बताओ मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। यस, पेडोलॉजी है ना, मृदालॉजी नहीं है, वो है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी मृदा के कणों का आकार क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी जल धारण क्षमता क्या है, उसकी पीएच क्या है ना, उसकी स्थल की आकृति कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, उसका संगठक क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सभी बातों के आधार पर भी कोई जीव पाया जाता है ना। कुछ जीव रेतीले वनस्पति में लगते हैं, कुछ जीव कम पानी में लगते हैं, कुछ जीव चिकनी मिट्टी में लगते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग वनस्पति कौन सी मृदा के आधार पर अलग अलग लगती है, ये पूरा मृदालॉजी आप पढ़ चुके हो, पेडोलॉजी आप पढ़ चुके हो, मृदालॉजी नहीं। तो चौथा कारक है मृदा। और मृदा के बारे में बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं, ये पूरी पढ़ चुके हो, मैं तो यूं ही लिख रही हूँ सिंपल। मृदा की विशेषताएं, मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो मृदा के कणों का आकार कैसा है? मृदा के कणों का आकार कैसा है? उसकी जल धारण क्षमता क्या है? जल धारण क्षमता क्या है? मृदा का पीएच कितना है? पीएच कितना है? मृदा का रासायनिक संगठन क्या है? उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? संगठक क्या है? उसकी स्थलाकृति क्या है? स्थलाकृति क्या है ना? उसके अंदर परकुलेशन क्या है? परकुलेशन समझ में आए, छिद्र का आकार कैसे है ताकि वायु अंदर प्रवेश कर सके कि नहीं कर सके। तो परकुलेशन, स्थलाकृति, संगठक, पीएच, जल धारण क्षमता, कणों का आकार, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि वहां पे किस प्रकार की वनस्पति उगेगी। ठीक है, तो चौथा कारक कौन सा हो गया? मृदा। अजैविक कारक कितने होते हैं? चार। चारों कारक कंप्लीट। पहला कारक कौन सा है? तापमान, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश, चौथा मृदा। अब ये अजैविक कारक के प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या है? अनुक्रिया। रेस्पॉन्स समझ में आता है? रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है, ये बच्चा तू बहुत शैतानी कर रहा है, तो मैंने जैसे ही बोला ये बच्चा तू बहुत शैतानी कर रहा है, ये सोचने लग गया मैं कर तो रही नहीं था, क्या मैं कर रहा था क्या? कंफ्यूज हो गया, डाउट में आ गया कि मैम मेरे को क्यों बोल रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने तो ऐसे ही बोला। इसका रेस्पॉन्स देखने के लिए, जैसे ये बच्चा हंस रहा है, ये देखो, जैसे मैंने बोला हंस रहा है तो और ज्यादा स्माइल आ गई। अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। अरे सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, अनुक्रिया या रेस्पॉन्स किसे कहते हैं? पहली बार लड़का किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है, पहली डेट होती है, तो ऐसे नहीं है कि जाते ही गले मिल जाएगा, पहले पूछेगा हाय हेलो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, गली नंबर क्या है, रोज तेरी खिड़की के वहां आऊंगा, देखना तू वहां से, है ना भाई, ऐसी कुछ बातें करता है। तो इसका मतलब, हाँ उस भाई मैं बोल दूं ना, उसके बाद वापस तुरंत मोड में आ जाओ, पढ़ने वाले मोड में। तो भैया ये होता है रेस्पॉन्स। पहली मुलाकात आपने करी है किसी के साथ में, तो उसके लिए आप क्या एक्टिविटी दिखा रहे हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, उसको कहा जाता है अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। देखो इसको बड़ा मजा आ रहा है, ये है रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, है ना। इतना मन ही मन खुश हो रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गया। तो भाई वैसे ही, अरे भैया जल, प्रकाश, मृदा, अपन इनके लिए अनुक्रिया बोल रहे हैं ना, तुम आगे तक मत पहुंचो, है ना। जल के लिए, प्रकाश के लिए
है ना, लवणता के लिए और तापमान के लिए अनुक्रिया क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्स क्या करते हैं, उन रेस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया, नेक्स्ट अपना टॉपिक इसी के आगे ये कंटिन्यू है, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया। अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया क्या है, रेस्पॉन्स क्या है। अनुक्रिया का मतलब ही क्या होता है, रेस्पॉन्स। तो ध्यान देना, 4 प्रकार के अनुक्रिया रेस्पॉन्सेस पढ़ने हैं। जो पहला रेस्पॉन्स है वो है नियमन करना। बोलो क्या है, नियमन करना। दूसरा रेस्पॉन्स है वो है सरूपण। क्या है, बोलो, सरूपण। तीसरा रेस्पॉन्स है वो है प्रवास। क्या है, प्रवास। और चौथा रेस्पॉन्स है निलंबन। क्या है, बोलो, निलंबन। बताओ कितने प्रकार के रेस्पॉन्स है, 4। पहला क्या है, नियमन। दूसरा सरूपण। तीसरा प्रवास। चौथा निलंबन। पहला रेस्पॉन्स हम देखते हैं, नियमन करना किसे कहते हैं। नियमन करने का मतलब ये होता है कि कोई जीव अपने अंदर और बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग अपने अंदर की चीजें नहीं बदलता है। अंदर जैसा वातावरण है बिल्कुल वैसा ही रखता है, चाहे बाहर आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए वो हो। मतलब मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स रहता है। हमारा तापमान 37 से 39 भी हो गया तो हम ठंडी पट्टी लगा करके दवाई ले लेके उस तापमान को कम करेंगे और 37 पे ले आएंगे। और अगर ठंडे हो गए तो हाथों को रगड़ रगड़ के गर्मी उत्पन्न करके 37 पे ले आएंगे। मतलब हमारे तापमान इतना जिद्दी है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। ये बाहर के तापमान के अनुसार बदलता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर 0 है तो अपने अंदर का भी 0 हो जाएगा। अंदर का 0 रहते ही यमराज जी हमको लेके चले जाएंगे। मतलब अंदर का तापमान और बाहर का तापमान के अनुसार अपने अंदर का तापमान जो होता है वह नहीं बदलता है, उसको कहा जाता है नियमन करना। तो भैया मेंटेन कैसे करता है, इसको मेंटेन करने के लिए खूब सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। हमारा तापमान इतना जिद्दी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। लेकिन ये चश्मे वाला बच्चा, ये उसको हिमालय पे लेके जाता है, अपनी बॉडी को उठा के ले जाता है हिमालय पे। अंदर से तापमान बोल रहा है अरे मैं 37 डिग्री हूँ, तू मेरे 37 डिग्री वाले शरीर को 0 डिग्री में कहाँ लेके जा रहा है भाई, मारेगा क्या। और मारेगा तो छोड़, तेरे तूफान उठेगा। क्योंकि आपको पता है ना, जहाँ पे गर्म और ठंडा मिलता है वहां पे तो ब्लास्ट होता है। तो भैया ये बोल रहा है कि मैं तो तेरी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा, 0 डिग्री पे मत लेके जा। लेकिन ये क्या बोलता है, मेरे अंदर नियमन करने की क्षमता है। चाहे मैं हिमालय पे ले जाऊंगा तो भी मेरे शरीर के कोई तूफान नहीं आएगा और मैं वहां पे जिंदा रह सकूंगा। तो कैसे रहेगा, ये वहां पे हिमालय पे जाके करेगा, ठंड लग रही, ठंड लग रही, ठंड लग रही, ऐसे। और हाथों को कैसे करेगा, ऐसे रब करेगा। तो ऐसा करने से, कप कपाने से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो आसपास का तापमान क्या हो जाएगा, लगभग 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा और अंदर और बाहर का तापमान मैच हो जाता है और हम वहां पे जीवित रह सकते हैं, है ना। और ये अपने बॉडी को ले जाता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में लेके चला जाता है। ये फिर बॉडी बोलती है अरे 50 डिग्री में मत लेके जा, अंदर से 30 तू 50 में लेके जा रहा है। बॉडी बोलती है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे शरीर से क्या निकालूंगा, पसीना। पसीना आएगा तो बताओ, पसीने के ऊपर हवा की बूंदे गिरेगी तो बताओ ठंडक होती है कि नहीं होती है, होती है। तो बताओ आसपास का तापमान कम होगा कि नहीं होगा, होगा। कूलिंग होगी और अंदर और बाहर का तापमान क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो यानी कि जो अपने तापमान का नियमन कर सकता है वो थर्मो रेगुलेटर कहलाते हैं, वो नियामक कहलाते हैं। तो बताओ मनुष्य और स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी और पक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियामक होते हैं। क्या होते हैं, नियामक। क्योंकि हम क्या करते हैं बताओ, नियमन करते हैं। क्या करते हैं, नियमन। हम रेगुलेटर है। क्या है, रेगुलेटर। चाहे हम कहाँ पे चले जाए बताओ, हिमालय में, चाहे कहां पर चले जाए, सहारा के रेगिस्तान में, चाहे कहां पर चले जाए, अंटार्कटिका में चले जाए, हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है बताओ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका मतलब हम क्या हुए बताओ, नियामक, रेगुलेटर है। हम बाहर के अकॉर्डिंग अपने अंदर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं, नियामक। पहली बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट एक एक पॉइंट करके ही लिखते हुए जाएंगे क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया। और उसमें फर्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर
नियमन करना, नियमन करना। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं नियमन करना, और नियमन करना को ही क्या कहा जाता है? रेगुलेशन। रेगुलेशन, रेगुलेशन, रेगुलेशन में लिखना बाहरी वातावरण के अनुसार, बाहरी वातावरण के अनुसार आंतरिक, आंतरिक वातावरण में परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हें, उन्हें नियामक, नियामक या रेगुलेटर कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य, मनुष्य अपने शरीर का तापमान, तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत रखता है, नियत रखता है। चाहे, चाहे वो सहारा के मरुस्थल में चला जाए, चाहे वो सहारा के मरुस्थल में चला जाए, या हिमालय पर चला जाए, या हिमालय पर, या अंटार्कटिका में चला जाए, अंटार्कटिका जहां पे बर्फ जमी है, अंटार्कटिका में जाए, हमेशा मनुष्य अपने शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता है? नियत 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये नियत रेगुलेशन कैसे कर सकता है? जब बाहर ठंड होती है तो कपकपाते हैं, कपकपाना एक प्रकार का व्यायाम है, इससे क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, तो हम आसानी से रेगुलेशन कर सकते हैं। और जब बाहर गर्मी होती है तो हमें आता है पसीना, पसीना आने से क्या हो जाती है? ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, और अंदर और बाहर का तापमान नियत हो जाता है। मतलब बाहर के तापमान, हम अपना तापमान 37 रखते हैं, हम कोई सी भी क्रिया करके उसको मेंटेन करते हैं, इसका मतलब हम क्या है बताओ? रेगुलेटर है। तो रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब बाहर ठंडी होती है, जब ठंड होती है, या पीछे लिखती हूँ ना भाई, यहाँ नहीं, ये लिख लिया आपने? 1 मिनट 2 मिनट इसको लिख लेना। यूवी किरणें सुंदर का निखार जाती है। भोजन कैसे बनाती है? यूवी किरणें नहीं होती है एक्चुअली बच्चों, वो जो सूर्य की जो किरणें होती है वो सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है, और वो स्पेक्ट्रम में से कुछ किरणें ऐसी होती है, वैसे ही पूरी यूवी किरणें नहीं होती, क्योंकि यूवी किरणों को तो ओजोन परत ही रोक लेता है ना। लेकिन वो सूर्य से जो किरणें आती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, वो अवरक्त किरणों का स्पेक्ट्रम वहां तक पहुंच जाता है, गहराई तक पहुंच जाता है, इसलिए वो अपना भोजन बना लेती है। यस, मनुष्य अपने शरीर का तापमान कितने डिग्री पर नियत रखता है बताओ? 37 डिग्री पर। बाहर ठंडी होगी तो वो क्या करेगा बताओ? कप कपाएगा, और कप कपाने से क्या होगी बताओ? ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो अंदर और बाहर का तापमान नियत हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। बाहर जीरो भी होगा तो लगभग आसपास का तापमान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। तो अंदर बाहर 30 और अंदर 37, तो फिर भी मैचिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर 0 और अंदर 37 तो फिर मैचिंग होना मुश्किल है। तो लिखना, जब ठंड होती है, जब ठंड होती है तब क्या होता है? तब कप कपाते हैं, कप कपाते हैं।
है ना। और कपकपाने से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब बाहर गर्मी होती है, जब बाहर गर्मी होती है, गर्मी होती है, तब पसीना आता है, पसीना आता है। और पसीने से क्या हो जाएगा बताओ? ठंडक हो जाती है। पसीने के कारण बाहर का और अंदर का तापमान लगभग बराबर हो जाता है, ठंडक हो जाती है, कूलर बन जाता है। अपने कूलर का मतलब ही क्या होता है? हवा के ऊपर पानी गिरता है, उसके पीछे पानी गिरता है, आगे पंखा चलता है, पीछे पानी गिरता है तो ठंडी हवा आती है। तो वैसे ही पसीने के ऊपर भी हवा गिरेगी तो क्या होगी बताओ? ठंडक का अनुभव होता है। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और हम वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी आसानी से रह सकते हैं। तो भाई कितने क्वेश्चन हो गए? कितना अजैविक क्रियाएं कितनी हो गई? कितनी क्रिया है? 4। कितनी क्रिया है? 4। पहली क्रिया कौन सी है? नियमन करना। लेकिन नियमन करना में बहुत एनर्जी खर्च होती है। आपको लगता है कपकपाना इतना आसान है? नहीं, खूब सारी ऊर्जा खर्च होती है। क्या पसीना निकलना आसान है? नहीं, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। सभी जीवों के पास में इतनी एनर्जी खर्च करने की क्षमता नहीं है। ये वही वाली बात है कि गर्मी लग रही है, एक भिखारी सड़क पे जो है ना, वो पैसे मांग रहा है कि मेरे को 2 रुपए दे दो, चाय पीऊंगा, 5 रुपए दे दो, चाय पीऊंगा। और आप उसको क्या बोल रहे हो? है ना, ये इतनी महान लड़की है, ये उसको जाके बोलती है भैया बहुत गर्मी है, जाके इस घर पे जाओ, एसी में बैठो आराम से, यहाँ कहाँ भीख मांग रहे हो? अरे वो एक एक 2-2 रुपए की भीख मांग रहा है और आप उसको जाके बोल रहे हो कि जाओ एसी में बैठो। क्या उसके पास घर में एसी लगाने के पैसे है क्या? नहीं। क्या उसके पास में इतने पैसे है क्या? नहीं। सभी के पास में इतने पैसे नहीं होते कि अपने घर में एसी लगा ले गर्मी लगने पर। तो वैसे ही सभी जीव ऐसे नहीं होते हैं कि अपने अंदर और बाहर के तापमान को मेंटेन कर सके कि भाई हम कब कपा जाएंगे, हमको क्या लगेगा बताओ, हमको है ना ऐसे गर्मी लगेगी, हमको पसीना आ जाएगा और अंदर और बाहर की मैचिंग कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होती है और सभी जीवों के पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती है। तो नियामक कौन कौन होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? स्वरूपक होते हैं। तो नियामक होते हैं पक्षी, और कौन होते हैं बताओ? स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी क्या होते हैं बताओ? नियामक कहलाते हैं। ये बात याद रखना है, पक्षी और स्तनधारी नियामक होते हैं। सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है। पक्षी और स्तनधारी सभी क्या होते हैं बताओ? नियामक। सभी पौधे जो होते हैं और 99% प्राणी जो होते हैं वह स्वरूपण करते हैं, वो नियमन नहीं कर सकते। उनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है। यस, चलो एक्सरसाइज शीट में क्वेश्चन जो दे रखे हैं सारे क्वेश्चन करने हैं। अब लगभग सभी हो जाएंगे क्योंकि सारे कंटेंट पढ़ लिए तो हो ही जाएंगे। बस एक क्लास और है, लास्ट रिमेनिंग कुछ कुछ ये 3 पॉइंट तो ये रह गए हैं अपन के। एक तो कौन से पॉइंट रह गए हैं